हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण जैन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल डियर कॉलिग्स। आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन सेक्शनल सब्जेक्ट जो है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया उसकी एक और वीडियो के साथ आए हैं, लेसन नंबर 3 विच इज़ केस स्टडी मेथड। इस लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं: केस स्टडी क्या है, केस स्टडी की विशेषताएं क्या हैं, केस स्टडी के प्रकार कितने होते हैं, केस स्टडी विधि के प्रमुख चरण कौन से हैं, और केस स्टडी के लाभ क्या क्या हैं, और केस स्टडीज की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, केस स्टडी की सीमाएं क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो हमारा पहला टॉपिक है केस स्टडी क्या है। केस स्टडी शोध एक ऐसा शोध है जो किसी विशेष इकाई पर केंद्रित होता है, चाहे वह इकाई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संगठन, एक सांस्कृतिक समूह या एक पूरा समुदाय हो सकता है। केस स्टडी में घटनाओं या परिस्थितियों के छोटे सेट के पूर्ण परीक्षण और अंतर संबंधों पर ध्यान दिया जाता है। केस स्टडी में क्या होता है, जैसे केस स्टडीज़ में जो इंसिडेंट्स होते हैं और सर्कमटेंसेस होते हैं उनको एग्जामिनेशन करके और उनके इंटर रिलेशनशिप जो होते हैं, उनके अंतर संबंध जो होते हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की केस स्टडी मूल रूप से किसी विशेष मामले का विस्तृत और गहन अध्ययन या डिटेल्ड एंड इंटेंसिव स्टडी है। केस स्टडी पद्धति का उद्देश्य उन सभी विशिष्टताओं और चरों का पता लगाना है जो केस के एकीकृत स्वरूप के लिए जिम्मेदार हैं। यह मात्रात्मक के बजाय व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव एविडेंस रादर देन क्वांटिटेटिव सबूत प्रदान करता है। यह घटनाओं की पूरी तरह से समझ प्रदान करता है, परंतु यह ज्ञान के परे परिणामों का सामान्यीकरण करने में सक्षम नहीं है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में तो शोध का हर हिस्सा जनसंख्या का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। तो केस स्टडी क्या है? केस स्टडी बेसिकली जिसमें घटनाओं और अंतर संबंधों को पूर्ण परीक्षण किया जाता है और उनके इंटर रिलेशनशिप्स पर ध्यान दिया जाता है। और केस स्टडी के माध्यम से हमें किसी भी केस के अंदर एक डिटेल्ड और इंटेंसिव स्टडी मिलती है। केस स्टडी में जो रिसर्चर होता है वो एक पर्टिकुलर यूनिट पे काम करता है, और वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, लाइक एक व्यक्ति हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है, या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या एक पूरा सांस्कृतिक समूह हो सकता है, या एक पूरा रिलीजन हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सामाजिक विज्ञान का शोध या कोई स्टडी जनसंख्या का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। एक व्यक्ति या एक इकाई के अनुभव और ज्ञान के आधार पर पूरे समुदाय या समूह के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो केस स्टडी है वो किसी एक व्यक्ति या एक यूनिट के एक्सपीरियंस और उसके नॉलेज के ऊपर बेस नहीं कर सकते कि पूरा रिलीजन या पूरा ग्रुप इसी तरीके से है, तो हम उन दोनों को जज नहीं कर सकते आपस में। इसमें और भी लिखा हुआ है कि व्यक्तियों में विभिन्नता होने के साथ साथ भिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति में आंतरिक रूप से अंतर देखने को भी मिलता है। संक्षेप में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केस अध्ययन विधि एक प्रकार का गुणात्मक अनुसंधान है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, जहाँ किसी व्यक्ति या परिस्थिति या संगठन को सावधानी पूर्वक देखा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में केस स्टडी आमतौर पर विशेष क्षमताओं वाले बच्चों के पृष्ठभूमि, उनके वातावरण और उनकी विशेषताओं का आकलन करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में केस स्टडी बेसिकली जो अच्छे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, जो नॉलेजेबल बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका एनवायरनमेंट किस तरीके का होता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इनका आकलन करने के लिए की जाती है। केस स्टडी का प्राथमिक लक्ष्य उन कारकों के कारणों और बातचीत का मूल्यांकन, इवेलुएट द कॉजेज एंड द इंटरेक्शन करना है, जिनके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति या इकाई की तात्कालिक परिस्थितियां हुई हैं। केस अध्ययन में प्रमाणों को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे साक्षात्कार, इंटरव्यू, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अभिलेख, अचेज, रिकॉर्ड विश्लेषण, रिकॉर्ड एनालाइज करना, और आर्टफैक्ट्स। इस विधि में किसी विशेष तकनीक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये साक्षात्कार, अवलोकन, ये जो है ना हमारे इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन, ये चैप्टर 4 के टॉपिक्स है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनने वाली है। चलो आगे चलते हैं दोबारा। जिस भी तकनीक का उपयोग किया जाता है वह सभी उस विशेष घटना या व्यक्ति पर निर्भर होते हैं तथा उनका उद्देश्य उन साक्ष्यों को इकट्ठा करना होता है जो अध्ययन के लक्ष्य की व्याख्या करने या उसे समझाने में मदद कर सकते हैं। अब केस स्टडीज़ की जो है
केस स्टडी विधि जो है, केस स्टडी मेथड की कुछ परिभाषाएं हैं जो हमारे फिलोसोफर्स ने पास ऑन करी है, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। पीवी यंग का क्या कहना है? केस स्टडी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण करने का एक तरीका है। तो पीवी यंग कह रहे हैं केस स्टडी इज द मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ अ सोशल यूनिट। वह इकाई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह या यहाँ तक कि एक पूरा समुदाय भी हो सकता है। मरियम के अनुसार एक केस स्टडी एक सेटिंग या एक ही विषय के दस्तावेजों का एकल धरोहर, सिंगल डिस्पोजिटरी, या एक विशेष घटना का विस्तृत परीक्षण, डिटेल्ड एग्जामिनेशन है। स्टैक के अनुसार केस स्टडी एक पद्धतिगत विकल्प, मैथोलॉजिकल चॉइस नहीं है, बल्कि यह क्या अध्ययन किया जाना है इसका विकल्प है। मिल और ह्यूबरमर्ग के अनुसार एक केस का अध्ययन एक घटना की जांच है जो कि एक विशिष्ट संदर्भ, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के भीतर घटित होती है। यिन के अनुसार केस स्टडी रिसर्च एक शोध रणनीति के रूप में डिजाइन, डेटा संग्रह तकनीकों और डेटा विश्लेषण के विशिष्ट दृष्टिकोणों, स्पेसिफिक अप्रोचेस को कवर करने वाली एक सर्वव्यापी विधि है, एक एनकम्पासिंग मेथड है। केस स्टडी की विशेषताएं। परिभाषाओं के आधार पर केस स्टडी विधि की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। यह विधि किसी घटना का अध्ययन करने के लिए एक गुणात्मक और समग्र दृष्टिकोण, यानी क्वालिटेटिव एंड हॉलिस्टिक अप्रोच है। यह विधि एक इकाई का गहन विवरण, इन डेप्थ ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रदान करती है। यह एक इकाई, एक व्यक्ति, एक समूह, एक साइट वर्ग, एक नीति, एक कार्यक्रम, एक प्रक्रिया, एक संस्था या एक समुदाय हो सकता है। इसमें आमतौर पर समय के साथ डेटा संग्रह के कई स्रोत शामिल होते हैं। यह एक सर्वव्यापी अनुसंधान विधि है, ऑल कंपासिंग रिसर्च मेथड है। यह विधि विशेष के पूर्ण व्यवहार तथा उन व्यवहारों से संबंधित पर्यावरण और उनकी पृष्ठभूमि की व्याख्या प्रदान करती है। यह विधि मामले में संबंधित प्रासंगिक घटनाओं का कालानुक्रमिक, समृद्ध और ज्वलंत विवरण, क्रोनोलॉजिकल नरेशन विद अ रिच एंड विविड डिस्क्रिप्शन प्रदान करती है। यह केस से जुड़ी सभी प्रासंगिक, विशिष्ट, रेलिवेंट टू द केस घटनाओं पर प्रकाश डालती है। इसमें शोधकर्ता अभिन्न रूप से केस में शामिल होता है। यह कारण कारकों के पारस्परिक अंतर संबंध की जांच करता है। यह विधि संबंधित इकाई के व्यवहार पैटर्न को स्पष्ट रूप से अध्ययन करती है, न कि अप्रत्यक्ष और अमूर्त दृष्टिकोण, एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच से। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द केस। केस कितने प्रकार के होते हैं? यिन ने एक थ्योरी पास ऑन की थी। यिन के अकॉर्डिंगली केस जो है वो 5 प्रकारों में वर्णन किया जा सकता है। पहला है गंभीर केस, दूसरा है चरम या अनूठा केस, तीसरा है रेलेवेटरी केस, चौथा है प्रतिनिधि केस और पांचवा है अनुदैर्ध्य केस, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो हम डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। गंभीर केस। जब शोधकर्ता के पास एक पूर्ण विकसित सिद्धांत होता है तो केस का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि यह परिस्थितियों की बेहतर समझ की अनुमति देगा। तो ऐसे मामले को गंभीर केस कहा जाता है। चरम या अनूठा केस, एक्सट्रीम और यूनिक केस। यह निरीक्षण के अनुसार चरम या अनूठा केस वह होता है जो सामान्यतः नैदानिक अध्ययनों यानी क्लिनिकल स्टडीज पर आधारित होता है। रेवेलेटरी केस, खुलासे करने वाले केस। रेवेलेटरी केस का चुनाव तब किया जाता है जब शोधकर्ता को ऐसे केस या घटना का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना हो जिसकी पहले वैज्ञानिक जांच दुर्लभ रही हो। प्रतिनिधि या विशिष्ट केस, रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल केस। जब किसी मामले का चयन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यह असामान्य और असाधारण है, बल्कि इसलिए किया जाता है या तो यह मामले का एक व्यापक समूह, वाइडर ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है, या तो कुछ शोध प्रश्नों को संबोधित करने के लिए एक उपयुक्त ढांचा, एप्ट फ्रेमवर्क प्रदान करता है। तो इसे प्रतिनिधि या विशिष्ट केस के रूप में जाना जाता है। अनुदैर्ध्य केस। जब किसी मामले को इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह 2 या 3 अवसरों या चरणों, स्टडीज एट 2 और 3 जंक्चर्स पर अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, तो इसे अनुदैर्ध्य मामले के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं केस स्टडी के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ केस स्टडीज। स्टैक 3
प्रकार के केस अध्ययन की पहचान की है, जो इस प्रकार है। आंतरिक केस अध्ययन, इंट्रिंसिक केस स्टडीज। आंतरिक केस अध्ययन किसी विशिष्ट मामले को समझाने के लिए किया जाता है। यह किसी तरह से विशेष, असाधारण या अलग हो सकता है। इसलिए एक ऐसे केस को दुर्लभ, महत्वपूर्ण और रुचिपूर्ण केस को एक आंतरिक केस कहा जाता है। सहायक केस अध्ययन, इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडीज। सहायक केस अध्ययन में शोधकर्ता केस का चयन इसलिए करता है क्योंकि यह अध्ययन जांच के दौरान कुछ अन्य मुद्दों को प्रतिनिधित्व करती है, और शोधकर्ता यह मानता है कि यह विशेष केस दूसरे शोध की समस्या को स्पष्ट करने या जानकारी प्रदान करने में मदद करेंगे। सहायक केस क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडीज। कुछ ऐसे ऐसे केसों को चूज किया जाता है जिनके अंदर कुछ ऐसे इशू और ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो दूसरे रिसर्च या दूसरी जो केस है उनके अंदर उनको हेल्प कर सके। अगला है एकाधिक या सामूहिक केस का अध्ययन, मल्टीपल और कलेक्टिव केस स्टडीज। एक केस स्टडी में कई केस शामिल हो सकते हैं। जब एक विस्तृत तस्वीर प्राप्त करने के लिए या किसी मुद्दे में अंतर्दृष्टि, ऑप्टन ऑफ फुलर पिक्चर डालने के लिए अलग अलग अध्ययनों या कई मामलों के समूह का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तो इसे केस के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। केस स्टडी विधि के प्रमुख चरण, स्टेप इन केस स्टडी मेथड। एक शोधकर्ता का वस्तुनिष्ठता और स्पष्टता सुनिश्चित करती है कि केस स्टडी अनुसंधान के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक केस अध्ययन के लिए निम्नलिखित चरणों को शामिल किया जाता है। पहला चरण है अनुसंधान प्रश्नों की पहचान और निर्धारण करना, आइडेंटिफाई द डिटरमाइन रिसर्च क्वेश्चंस। केस स्टडी अनुसंधान प्रक्रिया, रिसर्च प्रोसेस में एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। केस अनुसंधान विषय वस्तु और उससे संबंधित मुद्दे को परिभाषित करने और अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण करने से प्रारंभ होता है। अनुसंधान की विषय वस्तु, रिसर्च ऑब्जेक्ट, एक कार्यक्रम, एक इकाई, एक व्यक्ति या लोगों का एक ग्रुप, एक समूह हो सकता है। अध्ययन के दौरान केस को परिभाषित करना, डिफाइन द केस अंडर स्टडी। यह कदम एक अन्य अनुसंधानों के दृष्टिकोण के समान है, जिसमें शोधकर्ता जांच के दौरान चर यानी मात्रात्मक अनुसंधान को परिभाषित करता है। तीसरा है डेटा का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। इस चरण में शोधकर्ता अध्ययन के तहत समस्या के संदर्भ में प्रमाणों के कई स्रोतों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से डेटा एकत्रित करता है। शोधकर्ता यह निर्धारित करता है कि डेटा एकत्रित करने में किन तकनीकों, किन उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। केस अध्ययन अनुसंधान में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कुछ उपयोगी उपकरण इस प्रकार हैं: अवलोकन, साक्षात्कार, फोटो, प्रश्नावली। ये कुछ डेटा संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा ये कह रहा है कि जो रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च के अंदर काफ़ी सारे तकनीकों टेक्निक्स, काफ़ी सारे जो उपकरण हैं उनका उपयोग करता है, और वो डेटा इकट्ठा करता है। और जो केस अध्ययन के लिए जो डेटा इकट्ठा किया जाता है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो मेन उपकरण हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे लिखा हुआ है नीचे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, फोटो और क्वेश्चनियर। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ के द्वारा जो है वो रिसर्चर अपना डेटा कलेक्ट कर सकता है रिसर्च करने के लिए। इस विधि के वो हम कहते हैं डेटा का संग्रहण। फोर्थ वन इज डेटा का मूल्यांकन और विश्लेषण करना, इवेल्युएट एंड एनालाइजेस द डेटा। इस चरण में एकत्रित किए गए डेटा का शोध प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत, सारणीबद्ध और क्रॉस चेक किया जाता है। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि इस चरण के अंदर जो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है उसको रिसर्च के लिए, जो रिसर्चर है वो रिसर्च के लिए जो प्रश्न है उनके आंसर कलेक्ट करने के लिए उनको पहले क्लासिफाइड करता है, उसको एक कॉलम के अंदर फिक्स करता है और उससे क्रॉस चेक किया जाता है। मूल्यांकन और विश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता नए अवसरों और अंतर्दृष्टि के लिए तैयार रहता है। यानी जब वो मूल्यांकन करता है, जब वो उसको एक तरीके से उसका रिजल्ट फिक्स करता है, तो विश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसमें जो रिसर्चर होता है वो नए अवसरों के लिए तैयार रहता है। फिफ्थ वन इज रिपोर्ट तैयार करना, प्रिपेयर द रिपोर्ट। यह अंतिम चरण है और इस चरण का उद्देश्य अध्ययन के निष्कर्षों को पाठक तक पहुंचाना है। इसमें क्या है कि ये लास्ट स्टेज होती है, और इस स्टेज पे क्या होता है कि इस स्टेज का मोटिव ये होता है कि जो हमने रिसर्च करी है
जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं वो जो हमारा पाठक है यानी जो उस रिपोर्ट को पढ़ने वाला है उस तक पहुंचाना है। परिणाम को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि पाठक रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रमाणों के प्रकाश में पाठक निष्कर्षों का मूल्यांकन कर सके। यानी यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि जो स्टडियर है, जो हमारा पाठक है, जो रिपोर्ट पढ़ने वाला है, उसको जो हम उसको रिपोर्ट में दे रहे हैं वो उन एविडेंस को उनसे चेक कर सके, क्रॉस चेक कर सके, उनको एग्जामिन कर सके। परिणाम पर्याप्त सबूतों के साथ पुष्टि करते हैं कि समस्या के सभी पहलुओं की जांच अच्छे से की गई है। यानी जो हमारे परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो ये तय करते हैं कि जो हमारे साथ पूरे एविडेंस दिए गए हैं रिपोर्ट के साथ, उनसे उन दोनों को क्रॉस चेक करने के बाद ये पता चलता है कि समस्या जो है, जो परेशानी है, जो समस्या है, उसके हर पहलू की जांच अच्छे से की गई है। अब हम बात करते हैं कि केस स्टडी के लाभ कौन कौन से हैं, एडवांटेज कौन कौन से हैं। केस स्टडी विधि के कई फायदे हैं जो उपरोक्त वर्णित विभिन्न विशेषताओं का अनुसरण करते हैं। यह विधि वैचारिक स्पष्टता में मदद करती है, यानी जो ये मेथड है ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देता है। यह घटना के लिए नई अंतर्दृष्टि देता है। यह जटिलताओं की जांच करने की अनुमति देता है। यह वातावरण को समग्रता में समझने की अनुमति देता है। ये पाठक को संबंधित इकाई के व्यवहार पैटर्न को समझने में मदद करती है। यह नए सिद्धांतों के निर्माण, अवधारणाओं और विकसित करने या विस्तारित करने और संबंधित अवधारणाओं के बीच सीमाओं की खोज करने में मदद करता है। यह समग्र विस्तार प्रदान करता है और कई दृष्टिकोण के समावेश की अनुमति देता है। इसमें सामाजिक तंत्र का विवरण, सोशल प्रोसेस एंड मैकेनिज्म देने की क्षमता है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि एक कारक दूसरे कारक को कैसे प्रभावित करता है। यह एक पूर्ण अनुसंधान टीम के बिना एक ही शोधकर्ता द्वारा किया जा सकता है। यह डेटा संग्रहण के लिए कई उपकरणों का उपयोग करता है जो डेटा ट्रायंगुलेशन की मदद करता है। यह विधि व्यक्तिगत अनुभवों को वास्तविक और प्रभुत्व रिकॉर्ड करने की मदद करती है, जो अक्सर अन्य तकनीकों का उपयोग करने वाले अधिकांश कुशल शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करती है। केस स्टडी विधि की सीमाएं, द लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी मेथड। एक केस स्टडी में निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। इस विधि द्वारा निष्पक्षता से शोध करना मुश्किल है, यानी इस मेथड के द्वारा हम स्टडी जो है वो ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकते। इसमें अधिक समय लगता है, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसका उपयोग केवल सीमित लोगों पर किया जा सकता है, लिमिटेड पीपल के ऊपर किया जा सकता है। हालांकि इस अध्ययन में बहुत गहराई हो सकती है, परंतु अनिवार्य रूप से इस अध्ययन में विस्तार का अभाव है। यह विधि शोधकर्ता की पूर्वाग्रह की संभावना से ग्रसित है, क्योंकि शोधकर्ता अपनी धारणा द्वारा तय करता है कि किस व्यवहार को अंकित करना है और किस व्यवहार को नज़रअंदाज करना है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिए कि जो रिसर्चर है, वो जो हमारी शोध है, जो हमारी रिसर्च है, वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड है कि उसका नज़रिया किस तरीके का है, उसका किस तरीके का व्यवहार है और वो किस व्यवहार को या किस पॉइंट को नज़रअंदाज करना है, ये सब कुछ रिसर्चर के ऊपर तय होता है। इस अध्ययन में जानकारी की कमी की भी संभावना रहती है, क्योंकि कई बार माता पिता और रिश्तेदार केस या व्यक्ति की कमजोरी का उल्लेख करना पसंद नहीं करते। इसमें क्या है कि जैसे इसमें जानकारी की कमी की भी संभावना होती है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स या फिर जो हमारे रिलेटिव्स हैं, वो जो केस है, केस के अकॉर्डिंगली व्यक्ति की जो कमजोरियां हैं उनको बताना पसंद नहीं करते रिसर्चर को। इस विधि में परिणाम सामान्यकरण करने योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि एक व्यक्ति या एक सामाजिक इकाई की गतिशीलता दूसरों की गतिशीलता से बहुत कम संबंध रखती है। तो ये हमारे लेसन 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हमने बात करी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो जो है लेसन नंबर 4 के ऊपर है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जो आपको जल्दी देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। So keep support and best of luck for your exams. Thank you.